मई 2026 यूरोप में एक पॉलिटिकल कार्टून ने अचानक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जब नॉर्वे के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई इलस्ट्रेशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्नेक चार्मर के रूप में डिपिक्ट किया गया। कार्टून पब्लिश होते ही सोशल मीडिया पर आउटरीच एक्सप्लोड हो गया। इंडिया के यूजर्स ने इसे रेसिस्ट स्टीरियोटाइप बताया। कई डिप्लोमेट्स और कमेंटेटर्स ने क्रिटिसिज्म किया और कुछ ही घंटों में यह इशू इंटरनेशनल डिबेट बन गया। लेकिन दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कार्टून तक लिमिटेड नहीं रही। इसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। क्या वेस्टर्न मीडिया अब भी इंडिया को पुराने कॉलोनियल स्टीरियोटाइप के थ्रू देखता है? और क्यों जब इंडिया ग्लोबल पावर के रूप में राइज कर रहा है तब ऐसे सिंबल्स और डिपिक्शंस इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट करते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नॉर्वे कार्टून कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली क्या थी, स्नेक चार्मर स्टीरियोटाइप को इंडिया में इतना ऑफेंसिव क्यों माना जाता है, सोशल मीडिया पर आउटरीच इतनी रैपिडली क्यों स्प्रेड हुआ, और क्या ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है या फिर डीपर कल्चरल बायस का एग्जाम्पल? क्या वेस्टर्न मीडिया इंडिया को अभी आउटडेटेड लेंस से देखता है? क्या पॉलिटिकल कार्टून्स के नाम पर कल्चरल स्टीरियोटाइप्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए? और क्यों इंडिया में इस इशू को नेशनल रिस्पेक्ट और ग्लोबल इमेज से जोड़कर देखा जा रहा है? इन सब सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि चेंजिंग ग्लोबल पावर बैलेंस और मीडिया नैरेटिव से भी कनेक्टेड है। दोस्तों, पॉलिटिकल कार्टून्स दुनिया भर में डेकेड से पॉलिटिकल कमेंट्री का पार्ट रहे हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स लीडर्स को सटायर, सिंबोलिज्म और एग्जैजरेशन के थ्रू डिपिक्ट करते आए हैं। अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ऑलमोस्ट हर कंट्री में कार्टून्स पॉलिटिक्स का पावरफुल कम्युनिकेशन टूल माने जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्टायर और कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। नॉर्वे में पब्लिश हुआ ये कार्टून इसी वजह से कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। कार्टून में पीएम मोदी को एक ट्रेडिशनल स्नेक चार्मर स्टाइल इमेजरी के साथ डिपिक्ट किया गया था। यूरोप के कुछ ऑडियंसेस के लिए शायद ये एक हार्मलेस विजुअल सिंबल हो, लेकिन इंडिया में बहुत लोगों ने इसे इंसल्टिंग और रेसिस्ट स्टीरियोटाइप के रूप में देखा। और यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नेक चार्मर स्टीरियोटाइप इंडिया के लिए इतना सेंसिटिव इशू क्यों है। कॉलोनियल ईरा के टाइम पर वेस्टर्न ट्रैवलर्स और राइटर्स इंडिया को अक्सर एग्जॉटिक, बैकवर्ड और मिस्टिकल सोसाइटी के रूप में प्रेजेंट करते थे। स्नेक चार्मर्स, रोप ट्रिक्स, एलिफेंट्स और फकीर्स जैसे इमेज को रिपीटेडली यूज किया जाता था ताकि इंडिया को मॉडर्न सिविलाइजेशन से अलग और प्रिमिटिव दिखाया जा सके। ब्रिटिश कॉलोनियल नैरेटिव्स ने भी इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में पोर्ट्रे किया जहां सुपरस्टिशन और पॉवर्टी डोमिनेट करते हैं। इसी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया में ये स्टीरियोटाइप स्लोली नेगेटिव सिंबल्स बन गए। जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली राइज करने लगा, वैसे वैसे इंडियंस ने डिमांड करना शुरू किया कि दुनिया इंडिया को आउटडेटेड कॉलोनियल लेंस से देखना बंद करे। आज इंडिया आईटी हब्स, स्पेस मिशंस, डिजिटल इकोनॉमी और ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान मिशंस लॉन्च करता है। इंडियन स्टार्टअप्स बिलियन डॉलर कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं और इंडिया G20 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए जब मॉडर्न इंडिया को स्नेक चार्मर इमेजरी के साथ डिपिक्ट किया जाता है तो कई लोग इसे सिर्फ जोक नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्टफुल स्टीरियोटाइप के रूप में देखते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की ग्लोबल इमेज ड्रामेटिकली चेंज हुई है। आज इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। इसी वजह से इंडियन पब्लिक अब इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस को लेकर पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी है। जब भी कोई फॉरेन मीडिया आउटलेट ओल्ड कॉलोनियल इमेजरी यूज करता है तो कई इंडियंस इसे सिर्फ सटायर नहीं बल्कि इंडिया की मॉडर्न अचीवमेंट्स को इग्नोर करने की मेंटालिटी के रूप में देखते हैं। कार्टून वायरल होते ही इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आउटरीच रैपिडली स्प्रेड हुआ।
एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने नॉर्वे न्यूज़पेपर और वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने लिखा कि अगर किसी वेस्टर्न लीडर को रेसिस्ट स्टीरियोटाइप के साथ डिपिक्ट किया जाता तो इंटरनेशनल आउटरीच और भी बड़ा होता। कुछ इंडियन कमेंटेटर्स ने इसे डबल स्टैंडर्ड्स का एग्जाम्पल बताया। उनका मानना था कि वेस्टर्न सोसाइटीज डाइवर्सिटी और एंटी रेसिज्म की बात करती हैं, लेकिन जब इंडिया या एशियन कल्चर्स की बात आती है तब ओल्ड स्टीरियोटाइप्स को कैजुअली यूज कर दिया जाता है। लेकिन कंट्रोवर्सी का दूसरा साइड भी था। कई यूरोपियन जर्नलिस्ट्स और फ्री स्पीच सपोर्टर्स ने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल कार्टून साटायर का पार्ट होते हैं और उन्हें आर्टिस्टिक फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उनका कहना था कि पॉलिटिकल लीडर्स को एग्जैजरेट या सिंबॉलिक फॉर्म में डिपिक्ट करना डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम का ट्रेडिशनल पार्ट है और यही पॉइंट डिबेट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कल्चरल सेंसिटिविटी के बीच लाइन कहां ड्रॉ की जाए। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कार्टून्स, मूवीज और मीडिया डिपिक्शंस को लेकर सिमिलर डिबेट्स देखने को मिली हैं। कभी रिलीजन को लेकर आउटरीच होता है, कभी रेस को लेकर और कभी नेशनल आइडेंटिटी को लेकर। सोशल मीडिया ने इन कंट्रोवर्सीज को और एक्सप्लोसिव बना दिया। पहले न्यूज़पेपर कार्टून्स लोकल ऑडियंस तक लिमिटेड रहते थे, लेकिन अब एक इमेज सेकंड्स में ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच जाती है। डिफरेंट कल्चर्स उस इमेज को कम्प्लीटली डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करते हैं। जो सिंबल यूरोप में हार्मलेस सटायर लग सकता है, वही एशिया या अफ्रीका में ऑफेंसिव स्टीरियोटाइप माना जा सकता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से नॉर्वे कार्टून कंट्रोवर्सी रैपिडली ग्लोबल डिस्कशन बन गई। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का एक और जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। डिप्लोमेटिकली इंडिया मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, रशिया और मिडल ईस्ट सब इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखते हैं। इसी राइज के साथ इंडिया में नेशनल इमेज और इंटरनेशनल रिस्पेक्ट को लेकर सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हुई है। आज इंडिया सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की रेस में देखा जा रहा है। और जब कोई फॉरेन मीडिया आउटलेट इंडिया या इंडियन लीडरशिप को ओल्ड स्टीरियोटाइप्स के थ्रू डिपिक्ट करता है तो नेचुरली रिएक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कई इंडियन यूजर्स ने स्पेशली ये पॉइंट रेज किया कि वेस्टर्न मीडिया ऑफन इंडिया के अचीवमेंट्स को इग्नोर करके स्टीरियोटाइप्स और कंट्रोवर्सीज पर ज्यादा फोकस करता है। हालांकि ये क्रिटिसिज्म कंप्लीटली फेयर है या नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन परसेप्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से ये कार्टून सिर्फ सटायर का इशू नहीं रहा, ये डिग्निटी, रिप्रेजेंटेशन और ग्लोबल इमेज का डिबेट बन गया। अब सवाल ये है, नॉर्वे न्यूज़पेपर्स का इंटेंशन क्या था? कुछ मीडिया एनालिस्ट्स का मानना है कि कार्टून प्राइमरली पॉलिटिकल सटायर था और क्रिएटर्स शायद रेसिस्ट इंटरसेप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को हिस्टोरिकल स्टीरियोटाइप और कॉलोनियल इमेजरी की सेंसिटिविटी समझनी चाहिए। मॉडर्न जर्नलिज्म में कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप किसी ऐसी कंट्री या कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हो जिसका कॉलोनियल हिस्ट्री और रेशियल स्टीरियोटाइपिंग का पेनफुल पास्ट रहा हो। और यही रीजन है कि आज ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंगली कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और डाइवर्सिटी गाइडलाइंस फॉलो करने लगे हैं। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज रिपीटेडली होती रहती हैं क्योंकि सटायर का नेचर ही प्रोवोकेटिव होता है। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट्स इंटेंशनली स्ट्रॉन्ग सिंबल्स और एग्जैजरेशन यूज करते हैं ताकि अटेंशन अट्रैक्ट और मैसेज पावरफुल लगे। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑडियंस उस सिंबोलिज्म को इंसल्ट के रूप में परसीव करने लगे। नॉर्वे कार्टून कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में मीडिया नैरेटिव्स सिर्फ लोकल इशू नहीं रहे। आज हर इमेज ग्लोबल पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी डिबेट्स का पार्ट बन सकती है और इंडिया जैसे रैपिडली राइजिंग कंट्री के लिए इंटरनेशनल इमेज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होती जा रही है। इसीलिए इंडियन पब्लिक रिएक्शंस भी अब ज्यादा एग्जरेटिव होते नजर आ रहे हैं। आज का इंडिया 1990s वाला इंडिया नहीं है जो ग्लोबल क्रिटिसिज्म को क्वाइटली इग्नोर कर दे। सोशल मीडिया ने इंडियन ऑडियंस को इंस्टेंटली रिएक्ट करने का प्लेटफॉर्म दे दिया है
और इसी वजह से इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज मिनट्स में डिप्लोमेटिक डिस्कशंस तक पहुंच जाती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझना जरूरी है, डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच और क्रिटिसिज्म का स्पेस भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हर कंट्रोवर्शियल इमेज या सटायर को सेंसरशिप के थ्रू हैंडल किया जाए तो मीडिया फ्रीडम भी इम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए दुनिया भर में बैलेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट होता जा रहा है, रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो और फ्री एक्सप्रेशन भी सरवाइव करे। शायद फ्यूचर में ग्लोबल मीडिया को और ज्यादा कल्चरली अवेयर होना पड़ेगा और ऑडियंसेस को भी स्टायर और हेट के बीच डिफरेंस केयरफुली समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, नॉर्वे कार्टून कंट्रोवर्सी ने यह दिखा दिया है कि इंडिया की ग्लोबल इमेज और रिप्रेजेंटेशन को लेकर सेंसिटिविटी अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल स्टेज पर पावरफुल होता जाएगा, वैसे वैसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज भी इंक्रीज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नॉर्वे कार्टून ऑफेंसिव स्टीरियोटाइप था या नॉर्मल पॉलिटिकल स्टायर? क्या मीडिया फ्रीडम के नाम पर कल्चरल स्टीरियोटाइप्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए? और क्या राइजिंग इंडिया को लेकर वेस्टर्न नैरेटिव्स स्लोली चेंज हो रहे हैं? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज सिंपल लैंग्वेज में लेकर आते रहेंगे, डीप एनालिसिस के साथ।